चलिए प्यारे बच्चों, लास्ट वाले टर्म तक हम लोग सीख चुके थे BCECE के सवाल संख्या 20 तक। आज की डेट पर डिस्कस करने जा रहे हैं BCECE 2015 के अगले 10 सवालों का डिस्कशन, 21 से 30 तक की बातें। इससे प्रीवियस वाले जितने भी सोल्यूशन हैं उनके वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। हर लेक्चर में मैं लगभग आपसे सिमिलर बातचीत यही कहता हूँ कि प्लीज़ क्वेश्चन से दो हाथ करते रहिए और क्वेश्चन की वैरायटी को पहचानते रहिए कि किस क्राइटेरिया के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। फार्मूला बेस भी हैं, उन पर भी ध्यान दें, कॉन्सेप्ट बेसिस भी हैं, उन पर भी ध्यान दें, और प्योर थ्योरेटिकल बेसिस भी हैं, उन पर भी ध्यान दें। ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सवाल संख्या 21 से बात करने जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ध्यान सुनो। चलो, कह रहा फॉर अ सर्टेन गैस गामा इज इक्वल टू 1.5 देन फॉर दिस गैस CV CP का रेशियो लेगा। एक बात याद दिला दें आपको कि जो CV होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है F/2 मल्टीप्लाई बाई R। CP एक्चुअली CV से R ज़्यादा होता है, यही मेयर का फार्मूला CP माइनस CV बराबर R। तो CV में R जोड़ो, CV मतलब इस वाली वैल्यू में R जोड़ो, तो यही रिजल्ट बन जाता है बेटा। याद रखने का तरीका है F/2 + 1 और दोनों के बाहर कॉमन फॉर्म में लिख लो R। ठीक, चलिए कह देन फॉर दिस गैस। अब इस गैस के लिए क्या है, तो पहले देखो इस गैस का गामा कितना है। तो गामा बेटा आ रहा है 1.5। आपको याद दिला दे गामा होता है 1 + 2/f। ठीक, तो 1 को इधर ट्रांसफर करो, तो 1.5 में से 1 चला गया बचा 0.5 बराबर 2/f। f बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम f बराबर 2 ये चला गया नीचे 0.5। डेसिमल हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 से काटो 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4। होगी कोई गैस ऐसी? खैर कुछ भी हो, हमसे क्या पूछा गया CP और CV। तो ध्यान से देखो, अगर 4 यहाँ चेक करना बेटा, f बराबर कितना आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 4। अब इस f की वैल्यू उठाओ यहाँ रखो, तो CV कितना आ जाएगा, तो CV बराबर आ जाएगा f की जगह रखो बेटा 4/2। 4/2 का मतलब 2R, या तो ऑप्शन में ये मिल जाए, या तो CP बराबर 4/2 यानी 2 + 1 3R। देखो जरा क्या दिया, CV बराबर 2R दिया है, CV बराबर 2R ये तो कहीं नहीं दिया। क्या CP बराबर 3R दिया है? CP बराबर 3R बी पार्ट में दिया, मिल गया सही ऑप्शन। बी पार्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया बेटा? चलो, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसमें CP CV का रिलेशन तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम और R गैस कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। गामा की मदद से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, डिग्री ऑफ फ्रीडम उठा करके फार्मूले में रख दो, जो ऑप्शन मैच कर जाए। ठीक है ना? और देखिए जरा बेटा अगला सवाल, सवाल संख्या 22 की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, 22 की बात तरफ। 22 नंबर वीन्स कांस्टेंट इन रेडिएशन वाला सवाल है। यहाँ थर्मोडायनामिक्स के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं सीक्वेंस वाइज। देखें जरा सवाल संख्या 22 नंबर। वीन्स का नियम कहता है, वीन्स आपका नियम कहता है लैम्डा मैक्सिमम किसी भी मटेरियल पर अगर हाई टेम्परेचर में रेडिएशन निकलना है, उससे बाहर वेव्स का एमिशन हो रहा है, एनर्जी का एमिशन वेव के फॉर्म में हो रहा है, तो लैम्डा मैक्सिमम निकलने वाली वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी इज इक्वल टू वीन्स कांस्टेंट। जो दिया गया उसको रखो, वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, ये दी गया 2892 इंटू 10⁻⁻6 SI यूनिट, जो भी SI यूनिट है। लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा कह रहा कि पर सवाल पढ़ दें, वीन्स कांस्टेंट इज 2892 इंटू 10⁻⁻6। ठीक बात। एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर मून इज 14.46 माइक्रोन। मून से निकलने वाले मैक्सिमम लैम्डा, मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू 14.46 माइक्रोन मीन्स 10⁻⁻6 है। तो मून का टेम्परेचर गेस करना। बहुत ध्यान सुनो बेटा, इसे उड़ा दो, इसे उड़ा दो, इसे हटाओगे तो T इज इक्वल टू 2892 अपॉन 14.46। 2 डेसिमल हटाओ, 2 बार 0 बढ़ा दो, ये डेसिमल खत्म, ये इसे 2 बार उड़ा देगा, कंप्लीट 2 बार उड़ा देगा। T बराबर 200। ध्यान देना, T का जो आंसर आता है, रेडिएशन वाले पूरे टॉपिक में जितने भी आंसर आएंगे सब किस में आएंगे, कोई भी सेल्सियस में नहीं आएगा, सब केल्विन में आएंगे। 200 केल्विन। कोई ऑप्शन दिया क्या बेटा? 200 केल्विन पहला ही ऑप्शन दिया गया। 22वें का A पार्ट, वीन्स कांस्टेंट यानी वीन्स इक्वेशंस का सवाल। 22 नंबर पहला ऑप्शन सही है। 23 नंबर सवाल पर आ जाए बेटा। क्वेश्चन संख्या 23 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। 23 नंबर देखते जाइए। अब देखो सीधे फार्मूला बेस्ड सवाल है और दो लाइन का कैलकुलेशन है बेटा। मतलब कहने का कि अगर आपके दिमाग में वीन्स कांस्टेंट, वीन्स लॉ है, तो लैम्डा है मल्टीप्लाई बाई T। एक लाइन में इक्वेशन लिखी, एक लाइन में कटिंग कर ली। कितना आसान तरीका। अब इससे आसान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी एग्जाम में? ठीक है ना? 23 नंबर सवाल देखिए बेटा। 23 नंबर कठिन नहीं है कुछ भी, बस आपकी डेडिकेशन पर आधारित है।
मन लगा करके चीज़ों को सीखते रहिए, कुछ भी कठिन नहीं है। जिस चीज़ पर आपने फोकस करना शुरू कर दिया वो मान के चलिए आपके IQ से बहुत छोटी चीज़ है। आपको ईश्वर ने जितनी बुद्धि दी है आप उससे छोटी छोटी चीज़ों के एनालिसिस करते रहिए और भरोसा करिए कि आप चीज़ें एक समय आएगा सीख जाएंगे। आज से शुरू करोगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, जैसे जैसे पकड़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चीज़ें मजबूत होती जाएंगी। क्लियर है? जैसे एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि जब राजवीर सर ने विवेकानंद एग्रीकल्चर चैनल स्टार्ट करा तो स्टार्ट करने के बाद एक दिन हमारी उनकी बातचीत हुई, तो उस बातचीत में हमने उनसे पूछा कि सर ये बताइए कि आपने चैनल की ग्रोथ के लिए क्या किया, या आपने कैसे इतनी बड़ी हिम्मत करी, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़े। क्योंकि एजुकेशनल चैनल्स की ग्रोथ बच्चों बहुत पुअर रेट से होती है, बहुत धीमे धीमे होती है। और ये तो एग्रीकल्चर का चैनल है, नीट का, जेई का, या एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर के एस्पिरेंट्स की संख्या सबसे कम होती है बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम की तुलना में। PCM के जो एग्ज़ाम होते हैं, PCB के जो एग्ज़ाम होते हैं। तो उनका कहना ये था कि जैसे जैसे बच्चों के कमेंट्स मिलते गए, धीमे धीमे करना, मतलब उन्होंने लगन के साथ वीडियोस डालना स्टार्ट करे। जैसे जैसे आप सब बच्चों के कमेंट मिलते गए, जैसे जैसे आपका अप्रिशिएशन, आपका प्रेम, आपका स्नेह मिला, वैसे वैसे उनको इस बात से एनर्जी मिलती चली गई। अब इस बात को लिंक किससे करना चाहते हैं कि फिजिक्स में जैसे जैसे आपसे एक एक करके सवाल निकलना शुरू हो जाएंगे वो आपका सेल्फ अप्रिशिएशन होगा, आपको खुद मजा आने लगेगा, आपको लगेगा कि चीज़ें आसान हैं और आसान तरीके से सीखी जा सकती हैं, कुछ भी कठिन जैसा नहीं। बहुत कुछ फार्मूला बेस है, चीज़ों की नाम पहचानने लगो, फार्मूले पहचानने लगो, कॉन्सेप्ट कहाँ से रिलेटेड है इस बात को पहचानने लगो, आइडेंटिफिकेशन करने लगो क्वेश्चन का। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया आधा सोल्यूशन हो गया तुम्हारा। ठीक है भाई? तो एक दिन में सब कुछ नहीं सीखोगे और बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे करके खुद ब खुद एनर्जी आती जाएगी, अपने आप तुम खुद मोटिवेट होते जाओगे। ठीक है भाई? चलो तो मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। The temperature of equal masses of 3 different liquids A, B and C are 12 डिग्री, 19 डिग्री, 28 डिग्री respectively। हमारे पास 3 इक्वल मास है। देखना बेटा, ये वाला मास A है बेटा, ये वाला मास बेटा B है और ये वाला मास बेटा C है। ठीक है? कह रहा है कि इनके A, B, C दोनों के जो तीनों के टेम्परेचर, एक का 12 डिग्री टेम्परेचर, एक का 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एक का 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 3 मटेरियल के अलग अलग टेम्परेचर। ठीक बात, बहुत बढ़िया। कह रहा टेम्परेचर व्हेन A एंड B आर मिक्स्ड इज 16 डिग्री। कह रहा जब A और B को मिक्स किया जाता है तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर आता है वो आता है 16 डिग्री सेल्सियस। और देखिए कह रहा जब B और C को मिक्स किया गया तो जो टेम्परेचर आता है वो टेम्परेचर आता है मिक्सचर का कितना था बेटा, 23 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कह रहा है जब A और C को मिक्स किया जाएगा टेम्परेचर कितना आएगा। अब देखिए बेटा एक बात समझिए, ये कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है और कैलोरीमेट्रिक क्वेश्चन का कहना होता है कि जितनी हीट, भाई सिंपल बात है, ये लो टेम्परेचर ये हाई टेम्परेचर दोनों को मिलाओगे तो इससे कुछ हीट जाएगी जो कि ये ले लेगा। हीट का लेन देन बराबर हो, जितना हीट में लॉस करेगा उतना ही हीट में गेन करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर इसका बढ़ गया, भाई इन दोनों को मिलाया मिक्सचर बना, तो जो A और B का मिक्सचर बना उसमें A का टेम्परेचर बढ़कर दिखा और B का टेम्परेचर घटकर दिखा। यानी इसने टेम्परेचर बढ़ाया यानी इसने हीट ली, इसने टेम्परेचर घटाया हीट दी। तो हीट का लेन देन बराबर करना कैलोरीमेट्री से। तो मान लो दोनों के इक्वल मास मिक्स करो तो मास ऑफ A स्पेसिफिक हीट ऑफ A SA इनटू टेम्परेचर चेंज, 12 से 16 में कितने का चेंज हुआ, 4 का, बराबर मास ऑफ B, वही मास ले लो, स्पेसिफिक हीट अब की B की इस्तेमाल करो और टेम्परेचर में चेंज कितने का, 16 से 19, 3 का चेंज हुआ, M से M कैंसिल, यहाँ से रिलेशन आया, क्या गया, SA अपॉन SB बराबर 3/4, एक रिलेशन ये मिला, स्पेसिफिक हीट का रेशियो मिला। अब जैसा यहाँ किया वैसा यहाँ करने, एक का टेम्परेचर 19 से 23 बढ़ा, एक का टेम्परेचर घटा, इसने हीट ली इसने हीट दी, जितनी इसने ली उतनी इसने दी, हीट लेन देन बराबर करो, MS डेल्टा T हीट का लेन देन इसके लिए बराबर MS डेल्टा T हीट का लेन देन इसके लिए। अच्छा मास एक जैसे ले लो, स्पेसिफिक हीट यहाँ B की ले लो, यहाँ स्पेसिफिक हीट C की ले लो, टेम्परेचर चेंज 19 से 23 कितने का चेंज हुआ बेटा, 4 का, और 28 से 23 कितने का चेंज हुआ बेटा, 5 का, काटा पीटी करो, M से M खत्म, स्पेसिफिक हीट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक हीट ऑफ C, SB अपॉन SC इज इक्वल टू 5/4, डब्बा बंद, डब्बा बंद। अब देखिए कह रहा भैया अगर हम A और C दोनों को मिला दें, कोई कठिन बात नहीं। अब एक बात बताइए, A और C को मिलाने जा रहे हैं तो SA इज एक्चुअली 3/4 टाइम्स ऑफ SB। समझना, कुछ निकालने जा रहे हैं, SA को SB के टर्म्स में निकाल लिया और SC को भी SC इज इक्वल टू, इसको उल्टा इधर मल्टीप्लाई करो, SC इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 4/5 ऑफ SB, यानी SA इन टर्म्स ऑफ SB आ गया, SC इन टर्म्स ऑफ SB आ गया। ठीक,
अब इन्हें मिलाओ, मिलाओ इन्हें, आइए मिलाते हैं। अच्छा मान लो ये 12 पे है और ये 28 पे है, इन दोनों को मिलाओगे तो मान लो कोई मिक्सचर का टेम्परेचर बनना है T। इसने टेम्परेचर बढ़ाया होगा चूंकि लो टेम्परेचर पर है, इसने घटाया होगा, यानी इसने हीट दी होगी उतनी इसने ली, सॉरी इसने हीट दी होगी इसने उतनी ही ली होगी। क्लियर? तो हीट का लेन देन बराबर करते तो इसका m मास, स्पेसिफिक हीट ऑफ A और टेम्परेचर चेंज, ये बड़ा ये छोटा, तो T माइनस 12 का चेंज हुआ, बराबर बराबर उतनी हीट इसने दी, कितनी दी? मास इसका, स्पेसिफिक हीट इसकी, और इसका टेम्परेचर चेंज 28 से घट के T हुआ, टेम्परेचर का चेंज 28 माइनस T। ये देखिए अब चेक करने वाली बात क्या है, m से m खत्म, सीधे उड़ा दे बेटा, m से m खत्म, SA ये है 3/4 ऑफ SB, यहाँ रख दें, चेक करना बेटा 3/4 ऑफ SB, थोड़ा राइटिंग खराब हो रही। SC की जगह क्या लिखें बेटा, यहाँ लिखो 4/5 ऑफ SB, SB से SB खत्म, चेक करना बेटा। और जो कुछ बचा क्या, अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, अगर आपकी याद हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ करें बेटा, स्पेस तो पूरी तरीके से भरा हुआ है, आप जरा चाहें तो पॉज करके इसे नोट कर लें, हम थोड़ा सा इस स्पेस का इस्तेमाल कर लें, इस वाले का, इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं बेटा, ये वाला स्पेस देखिए जरा, 3/4 ऑफ T माइनस 12, T माइनस 12 इज इक्वल टू 4/5 ऑफ 28 माइनस T, करो मल्टीप्लीकेशन, ये बन जाएगा 3/4T माइनस 4 3 12 3 3 आराम से कैलकुलेशन करना, ये बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा कितना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, 28 4 जा 25 चौको 100 और 2 चौको 8, 108 बेटा, गलत तो नहीं कर रहे हैं, 112 8 चौको 32 4 दूनी 8 3 का, ठीक है, बाई 5 माइनस 4/5 मल्टीप्लाई बाई T, इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, तो जब इसे इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, चेक करते चलना, 3T/4 प्लस 4T/5 बराबर 112/5, और माइनस का नो इधर जाएगा, प्लस का नो, एलसीएम लो, एलसीएम लो, 18 इसको बेटा, एलसीएम लो, एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम 20, 5 3 15 4 चौको 16 15 16 31T बराबर 5 9 45 45 और 12 57, राइट, 157/5, करो एलिमिनेशन, अगर हो जाए तो करो एलिमिनेशन बेटा, करो करो करो, 5 से काटो, 5 चौको 20, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T बराबर देखना बेटा 157 मल्टीप्लाई बाई 4/31, मैं राउंड ऑफ अगर आंसर बताऊं तो 3 5 15 लगभग 5 बार काटेगा, 5 चौको 20, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर है, कोई आंसर? तो बेटा आप ध्यान से देखें, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर अगर देखें, थोड़ा सा अच्छे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं 31, ये बन जाएगा बेटा, करेक्ट डिवीजन सही से कर लें, सही से रिवीजन कर लें, ये बन जाएगा 7 चौको 28 और 5 चौको 20 और 2 22, सही लिख रहा हूँ, 7 4 28, 2 कैरी किया, 5 चौको 20 2 22 की 2 हाथ लगे 2, 4 1 के 4 2 6, और इसमें हम 31 से डिवीजन करने जा रहे हैं, 31 दूनी 62, तो पहले ही उड़ गया, 8 कॉपी किया, 0 रखा, डेसिमल लगाया, 31 दूनी लगभग 20.2 के आसपास कोई आंसर है, 20.26, बिल्कुल सटीक आंसर आ रहा है, सी पार्ट, 23 में सी पार्ट। थोड़ा लेंदी सवाल, जब भी चीज़ों को मिलाओगे तो एक हीट लेगा दूसरा हीट देगा, हीट का लेन देन बराबर, एक हीट देगा दूसरा लेगा, हीट का लेन देन बराबर, यहाँ से इन दोनों के स्पेसिफिक हीट का रेशियो यानी इन दोनों का स्पेसिफिक हीट मिल जाएगा इसी के टर्म्स में, और फिर इन दोनों को मिला देना, मिक्सचर का टेम्परेचर T मान लेना, फिर हीट का लेन देन बराबर। शुद्ध कैलोरीमेट्री का बेहतरीन सवाल, प्रैक्टिस पर आधारित। अगर आपने इस तरह के एक भी सवाल की प्रैक्टिस की है तो वहाँ पेन चलाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सवाल बिल्कुल एक्यूरेट होगा, आपके पूरे नंबर मिलेंगे सवाल के। ठीक है बेटा, सवाल संख्या 23 खत्म हुआ। बड़ा सवाल, थोड़ा बड़ा सवाल था, बिल्कुल बड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल संख्या 24 की तरफ बढ़ रहा है बेटा, 24 नंबर सवाल देखिए। अब देखिए बेटा, 24 नंबर सवाल की अगर बात करें तो बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल। 24 नंबर सवाल,
24 विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट इज नॉट रिलेटेड टू द रेडिएशन। कह रहा है कौन सा कांस्टेंट ऐसा है जो रेडिएशन से संबंधी नहीं है। पढ़ लें। सोलर कांस्टेंट बेटा सोलर रेडिएशन संबंधित है, सन से रेडिएशन निकलते हैं उनसे संबंधित है। फिर इसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन आपके मतलब का मिल गया। जब भी कभी गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी की बात होती है तो वहाँ 3/2 kT F/2 kT इस टाइप की बातचीत हम लोग करते हैं। तो ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये गैस की इंटरनल एनर्जी का सूचक है, किसी रेडिएशन संबंधी नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट इज नॉट रिलेटेड टू द रेडिएशन। सो 24वें का बी पार्ट सही है बेटा। जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो रेडिएशन संबंधी नहीं है। वीन्स कांस्टेंट डी पार्ट वाला वो भी रेडिएशन से संबंधित है, रेडिएशन और टेम्परेचर। और स्टीफन कांस्टेंट भी किसी बॉडी के रेडिएशन को रिलेट करता है टेम्परेचर की 4th पावर से। खैर क्लियर हो गया। सवाल नंबर 24 का बी पार्ट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक रेडिएशन कांस्टेंट नहीं बल्कि गैस की एनर्जी में इस्तेमाल होने वाला कांस्टेंट है। 25 नंबर सवाल, 25 नंबर 25 नंबर सवाल ध्यान दें। सवाल संख्या 25 कह रहा एयर कंडीशनर आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। एयर कंडीशनर का पर्पस क्या होता है, वो किसी एक चैम्बर की हवा के साथ साथ छेड़खानी करता है, यानी एक चैम्बर के मॉलिक्यूल्स को कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाता है। क्लियर हो गया ना। कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम लोग बफर सिस्टम भी कह सकते हैं, कि इसमें मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर प्लेस तक आते हैं और हीट का एक्सचेंज करके फिर वहाँ से चले जाते हैं, तो कन्वेक्शन प्रोसेस है। तो एयर कंडीशनर में वैसे बेसिकली कन्वेक्शन प्रोसेस का ही इस्तेमाल होता है। तो मेरे हिसाब से 25 का बी पार्ट सही है। एक बार आप हालांकि किसी चेक कर लें, लेकिन एयर कंडीशन इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस। इसमें एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हीट का जो लेन देन होता है वो कन्वेक्शन प्रोसेस से होता है, यानी हर मॉलिक्यूल पर्टिकुलर प्लेस तक आएगा, हीट का एक्सचेंज करेगा, फिर वहाँ से चला जाएगा। क्लियर। 26 नंबर देखें बेटा। 26 नंबर सवाल, 26 नंबर सवाल बेहतरीन सवाल। आइए 26 नंबर कह रहा किसी रेफ्रिजरेटर पे कह रहा एक रेफ्रिजरेटर है जो 2 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम कर रहा है। 2 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच काम कर रहा है। कॉमन सेंस से कहता है, इधर लिख लें ऐसे से, 27 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस के बीच काम कर रहा है। जो हाई टेम्परेचर का पार्ट होता है बेटा उसे याद करो आप सोर्स के नाम से जानते हो, जो लो टेम्परेचर वाला होता है पार्ट उसे आप सिंक के नाम से जानते हो। हीट का स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है हाई से लो की तरफ, लेकिन रेफ्रिजरेटर है, इसका मतलब हम इसमें बाहर किसी मशीन से काम कर रहे होंगे ताकि यहाँ से हीट को निकाल करके इस पार्ट पे फ्लो करा सकें। यहाँ से हम निकालेंगे Q2 और यहाँ पहुँचाएंगे जो हीट वो होगी Q1। ध्यान दें Q1 हीट जो यहाँ पहुँचेगी वो W और Q2 का मिक्स होकर के यहाँ पहुँचेगा। तो हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं Q1 जो सोर्स तक पहुँचेगा वो दरअसल Q2 सिंक से आने वाली हीट प्लस रास्ते में मोटर द्वारा किया गया वर्क डन, ऐसे होगा। क्लियर। आपको याद होगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक होता है, इसी में इस्तेमाल होता है बीटा, जो कि होता है हीट इजेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन, मतलब आपने जो काम किया उसकी कॉस्ट पे कितनी हीट निकलवा ली सिंक से। इसे आप ऐसे भी लिखते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है। कह रहा भाई सिंपल सी बातचीत है, टेम्परेचर दोनों के दिए गए, सोर्स का दिया है, सोर्स के टेम्परेचर को बेटा T1 कहते हैं और सिंक के टेम्परेचर को T2 कहते हैं। ये 2 डिग्री सेल्सियस है, 275 ऐड करना आवश्यक है क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में इस्तेमाल करोगे। तो 2 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करोगे 275 बन जाएगा इनसो केल्विन, और 27 में 273 ऐड करोगे 273 ऐड करोगे तो 300 केल्विन बन जाएगा बेटा। तो T1 T2 का डेटा रेडी है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि 600 कैलोरी ऑफ हीट इज रिमूव्ड एवरी सेकेंड। यहाँ से जो हीट रिमूव हो रही बेटा 600 कैलोरी, यानी मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ Q2 जो रिमूव हो रही वो 600 कैलोरी। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि Q2 को आप चाहें तो जूल में लिख लें, क्योंकि आंसर वॉट में है, वॉट होता है जूल प्रति सेकंड। तो ये जाएगा बेटा 600 और कैलोरी की जगह लिखेंगे बेटा 4.2। खैर जो भी चीज़ें होंगी आगे इस्तेमाल करते हैं, देखते जाएगा। Q2 कितना बेटा इस्तेमाल हो रहा है, Q2 कितना निकल रहा है 600 मल्टीप्लाई बाई 4.2, कैलोरी को 4.2 से मल्टीप्लाई किया जूल। वर्कडन कितना हो रहा है पर सेकंड, कितना वर्कडन करना पड़ेगा नहीं पता, पर सेकंड जो वर्कडन करना पड़ेगा वही हमारा पावर बन जाएगा, बराबर T2 कितना बेटा 275 275 विद रिस्पेक्ट टू T1 T2 का डिफरेंस, T1 300 T2 275, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 25। चेक कर ले 300 माइनस 275, 25 से काटो कितनी बार कटेगा, कट करो, ये बेटा 11 बार कटेगा, 11 बार, 25 इंटू 10 टाइम्स 250 और 25 और ज़्यादा। ठीक, तो W बराबर बेटा क्या आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाई 4.2 अपॉन 11 नीचे आ जाएगा। 0 चाहो तो एक हटा दो, डेसिमल हटा दो, 11 से काटोगे लगभग 4 बार और 6 चौको 24, 240 के आसपास जो आंसर सही है।
है कोई ऑप्शन? तो 240 से थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन 252, आराम से आप कैलकुलेशन कर लेना, 252 वाट। अच्छा ये वर्क डन आया, हम कहें अगर वर्क डन की बातचीत अगर हम लोग पर सेकंड में करें तो यहाँ पावर आ जाएगी, पावर आ जाएगी लगभग 240 प्लस यानी 252 जूल, वर्क डन जूल में पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? वाट। तो पावर 252 वाट के आसपास। ऑप्शन संख्या सी करेक्ट है बेटा इसका। रेफ्रिजरेटर का सवाल जो कि पूरी थ्योरी इस्तेमाल करी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बराबर कितनी हीट सिंक से निकाली विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन, Q2 टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल और W Q1 Q2 के डिफरेंस के बराबर है, W बराबर Q1 Q2 का डिफरेंस, और Q1 Q2 T1 T2 के डिफरेंस को रिजेंबल करते हैं। क्लियर? तो ये आपने जो पता था वो सब कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करके दिया। अच्छा जरूरी क्यों है ये स्टेप? जरूरी है, नहीं आंसर मैच नहीं करेगा। कैलोरी पर सेकंड पावर नहीं मिलेगी वाट में, वाट में पावर चाहिए तो जूल पर सेकंड चाहिए, तो आंसर 252 जूल पर सेकंड के आसपास। क्लियर है? 27 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग। 27 नंबर 27 नंबर बेटा, बहुत पेशेंस के साथ देखते चलें। सवाल सब अच्छी मॉडरेट लेंथ के, बेहतरीन सवाल, मतलब इससे बेहतर कुछ भी पॉसिबल नहीं, इससे अच्छा रिवीजन, इससे अच्छी प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। आई डोंट थिंक सो। सवाल नंबर 27 नंबर सवाल देखिए बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बॉडी ए और बी है, उनको इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा गया है जहां टेम्परेचर 27 है, ए का टेम्परेचर कुछ है, बी का टेम्परेचर कुछ है, तो रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हीट बताना है। ध्यान दें, अगर बॉडी ए 327 का मतलब 327 प्लस 273, 7 3 10 की 0 कैरी किया 1, 7 3 10 की 0 कैरी किया 1, 3 3 6, ये केल्विन में आ गया, ये हो गया टेम्परेचर ऑफ ए। और आ जाओ, दूसरी एक और बॉडी है, बॉडी है हमारी बी। बी का टेम्परेचर कितना है? बी का टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस है, 227 डिग्री से इसमें 273 ऐड कर दिया, ये हमारा टेम्परेचर ऑफ बी बनने जा रहा है। क्यों 273 ऐड किया? क्योंकि हमें टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं केल्विन में चाहिए, तो ये हो जाएगा बेटा 500। आराम से लिख लेना 500। अब कह रहा है कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, यहाँ जो टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस, उसमें भी 273 ऐड करो, 27 प्लस 273 ये बन जाएगा सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन। ये सराउंडिंग टेम्परेचर T नॉट कह दो। अब किसी भी बॉडी से इमिशन प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा टेम्परेचर ऑफ बॉडी पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पावर 4। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बराबर स्टीफन कांस्टेंट टेम्परेचर 4th पावर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर 4th पावर ऑफ सराउंडिंग। अब अगर मान लो दोनों से हीट रेडिएट पूछ रहा है, सवाल क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ए एंड बी इज अबाउट। ए और बी का रेशियो पूछ रहा है, तो हम इसे लिखने जा रहे हैं ई ए विद रिस्पेक्ट टू ई बी। भाई अब सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है तो बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे, चूंकि हर टेम्परेचर में हीट का लेन देन चलता रहता है, कुछ रेडिएशन आएंगे कुछ जाएंगे, तो नेट लॉस ऑफ हीट बॉडी टेम्परेचर पावर 4 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ 4 से निकाली जाती है। ई ए बन जाएगा सिग्मा टी ए पावर 4 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू, नीचे बन जाएगा बेटा सिग्मा टी बी पावर 4 और माइनस सराउंडिंग पावर 4। सिग्मा सिग्मा कैंसिल, चेक करना बेटा, टी की पावर 4, टी ए पावर 4, टी ए का मतलब 600 केल्विन पावर 4, चेक करना बेटा आराम से, बहुत इत्मीनान से। इसे इधर कर लें क्या? इसे इधर कर लेते हैं। ई ए सॉल्यूशन पर ध्यान दें, भले ही हम दिखाई ना दें। ई ए ये बन जाएगा बेटा 600 पावर 4 माइनस 500 पावर 4, सॉरी 600 पावर 4 माइनस 300 पावर 4, सराउंडिंग लिखना, तो 600 पावर 4 माइनस सराउंडिंग 300 पावर 4, बॉडी टेम्परेचर पावर 4 सराउंडिंग टेम्परेचर पावर 4 अपॉन बॉडी टेम्परेचर ऑफ बी पावर 4 500 और सराउंडिंग 300 पावर 4। जो कॉमन सब जगह दिख रहा उड़ा दो, जैसे ये खत्म। अब देखो ई ए विद रिस्पेक्ट टू ई बी इज इक्वल टू 6 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। ध्यान दें बेटा, और देखिए जरा, सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक है। 6 पावर 4 और ये बन जाएगा बेटा, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा कितना? सही कर रहे हैं? 6 पावर 4, 6 is 36, 6 जा 216 और 216 6 जा, सही तो कर रहे हैं ना बेटा? ये बन जाएगा 6 6 जा फिर से 36, 3 कैरी किया, 6 1 जा 6, 6 3 9 और 6 2 जा 12, 1296। ठीक है, तो 1296
माइनस 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81 अपॉन ये बन जाएगा 5 5 25 पंचे 225 पंचे 1225। ये सही कर रहेगा बेटा, 5 25 125 और 125 का 5 गुना 625 बेटा, सॉरी 625 माइनस 3 की पावर 4 फिर ये 81 बन जाएगा। डिफरेंस लो ऊपर बेटा बन जाएगा 1200 और 96 में से 6 में से 1 गया 5 और 9 में से 8 गया 1, 12 15 अपॉन नीचे कितना बन जाएगा, नीचे कितना बनेगा बेटा ध्यान दो, ये बनेगा 4, 5 में से 1 गया 4 और 62 में से 8 गए 54 8 62। क्यों भाई, करो डिवीज़न। किसी कॉमन नंबर से अगर कट जाए तो इसे उड़ाओ। तो बेटा ये किसी कॉमन नंबर से क्या कट सकता है, क्या किसी कॉमन नंबर से कट सकता है? अब इसे एक बार आप चेक कर लें। वैसे मुझे जो लग रहा है रेशियो 5 ये से 2 बार से ज़्यादा काटेगा, 1.5 गुने से ज़्यादा आंसर आएगा, और 1.5 गुने से ज़्यादा आंसर आएगा तो कुछ भी आंसर आ सकता है। इसे उड़ाएं किसी कॉमन पर, जो 2 से कटते हैं, 2 से तो नहीं पॉसिबल है, 3 से देखो ज़रा, नहीं पॉसिबल है, 4 5 ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? एक बार इसका डिवीज़न करके देखिएगा, ई ए विद रिस्पेक्ट टू ई बी, इसका डिवीज़न करके एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन मैच करिएगा। 1215 विद रिस्पेक्ट टू 544, इसका इत्मीनान से डिवीज़न करिएगा, किसी कॉमन नंबर से कट जाए शायद, तो ये मेरे हिसाब से बेटा 2 गुने से आसपास आंसर आएगा लगभग। ये 6 तो नहीं 12, 2:1 के आसपास ऑप्शन होना चाहिए। कोई ऑप्शन है क्या बेटा? इस 27 नंबर के लगभग सारे ऑप्शन गलत दिखाई दे रहे हैं। सही ऑप्शन 2:1, 2 पॉइंट समथिंग 1 हो सकता है। बोलो भाई, एक पॉसिबिलिटी और है, जैसा 9/4 ये बेटा 2.25 के आसपास आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही, जो बिल्कुल एक्यूरेट जाए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एक हिसाब से देखिएगा तो ऊपर का जो नंबर है नीचे वाले के दुगने से कुछ ज़्यादा है, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो 9/4 है, वो भी दुगने से कुछ ज़्यादा आएगा। थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। 28 नंबर सवाल, ये बेटा सिंपल स्टीफन साहब के लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसको 2 बार लगाया दोनों बॉडी के लिए, बॉडी टेम्परेचर की पावर 4 और सराउंडिंग टेम्परेचर पावर, रेशियो ले लिया। अगला देखें जरा, अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर सवाल, 28 नंबर सवाल पढ़ लें। 28 नंबर सवाल टेम्परेचर स्केल यानी कि थर्मोमेट्री पर आधारित है। कह रहा फॉर अ गिवन स्केल एक्स द आइस पॉइंट इज 40 डिग्री। कोई स्केल दी गई है, इस स्केल का नाम ही एक्स है, इसका जो आइस पॉइंट है वो 40 डिग्री सेल्सियस है एंड स्टीम पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। कह रहा फॉर अनदर स्केल वाई आइस पॉइंट -30 और स्टीम पॉइंट 130। कह रहा दूसरी कोई स्केल है, इसका नाम वाई है, इसका आइस पॉइंट -30 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो स्टीम पॉइंट है वो 130 डिग्री सेल्सियस। कह रहा एक्स रीड कर रहा है अगर 50 तो वाई उसी को कितना रीड कर रहेगा। कह रहा भैया अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा है तो इसकी रीडिंग क्या होगी। हमने कहा भैया वाई स्केल है तो इसकी रीडिंग का नाम रख लो वाई। अब स्केल तैयार कैसे कर सकते हैं, एनी टेम्परेचर, देखना बेटा सीखना, माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर अपॉन डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, 120 और 40 का डिफरेंस 80 बराबर एनी टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर अपॉन डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, 130 माइनस 130, ये बन जाएगा 160, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सिमिलरली माइनस माइनस यहाँ भी तो प्लस बन जाएगा। लाओ काटें, 18 80 दूनी 160, 2 बचा, 50 में से 40 गए 10, 10 दूनी 20, 20 बराबर वाई प्लस 30, 30 को ट्रांसफ़र करो इधर माइनस में, वाई बराबर माइनस का 30 प्लस 20 माइनस का 10 जो भी डिग्री सेल्सियस है, तो वाई -10 रीड करेगा। इसके 50 को ये -10 रीड करेगा, चेक कर लें, -10, सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, 28वें का सी पार्ट। 29 नंबर सवाल बेहद ही आसान, ट्यूनिंग फॉक अर्थात वेव पर आधारित, बीट्स पर आधारित सवाल, ये कैलोरीमेट्री पर आधारित था। अगला सवाल जो कि बीट्स पर आधारित है, क्या कह रहा देखिए जरा। 29 नंबर सवाल, बड़े आसान सवाल होते हैं बीट्स वाले,
देखिए ज़रा कैसे कह रहा 56 ट्यूनिंग फॉक्स आर सो अरेंज इन सीरीज दैट ईच फॉक गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड विद द प्रीवियस वन। कह रहा 56 ट्यूनिंग फॉक, 1 2 और ऐसे करके 56 ट्यूनिंग फॉक हैं, 56 ट्यूनिंग फॉक, 56 ट्यूनिंग फॉक। और इनको ऐसे अरेंज किया गया है कि ये हर एक प्रीवियस वाले से 4 बीट्स दे रहा है। देखो बीट्स का मतलब होता है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी n है तो इसकी n+4 होगी, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 तो बीट्स भी 4, इसकी और इसके अगले वाले के साथ n+4 हो जाएगा, n+8, और ऐसे कैसे करते करते 56 टर्म तक जाओ। आगे क्या कह रहा है, कह रहा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉक इज 3 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट। कह रहा इस वाले की जो फ्रीक्वेंसी है लास्ट वाले की, और इस वाले की जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट वाले की, कह रहा लास्ट की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की 3 गुनी। तो लास्ट की फ्रीक्वेंसी देखो जरा, आपने कहा सर इसे बताओ, कोई आवश्यकता नहीं इसकी, पहले बताओ पहला टर्म कितना है n, और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, बीट्स के बराबर 4 4, तो इसका 56वां टर्म कितना होगा। आपने कहा सर AP लगा दो, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, तो n 56 यानी 56, ऐसा लिख दें कि n 56 मतलब 56वें की फ्रीक्वेंसी, समझ पा रहे ना, ऐसे लिख दें फ्रीक्वेंसी ऑफ 56 नंबर बराबर फर्स्ट टर्म की फ्रीक्वेंसी प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म -1। भाई 4 4 बढ़ेगा तो 56 नंबर तक 55 बार 4 बढ़ेगा, तो हम लिख सकते हैं 56। अरे यार Tn बराबर A + n-1 × D, कॉमन डिफरेंस 4, तो बन जाएगा n प्लस 56 में से 1 गए 55, 55 × 4 कितना हो जाएगा 220। देख ले भाई, ठीक। अब देखो ये 56 में, अब कह रहा है लास्ट वाले की जो फ्रीक्वेंसी है, ये तो लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी, लास्ट वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 गुनी है पहले वाले की, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 56 वाले की पहली वाले की 3 गुनी। इसे इधर भेजो, 220 बराबर 3n - n, n उधर गया, 3n - n कितना हो गया बेटा 2n, 2 से काटो 110, n बराबर 110 हर्ट्ज, 110 हर्ट्ज, चेक कर ले 110 हर्ट्ज मिला। कोई ऑप्शन डी पार्ट, डी पार्ट। 30वां और आखिरी सवाल आज के डिस्कशन का, ये ट्यूनिंग फॉर्क पर आधारित सवाल। इसमें बेटा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का फार्मूला इस्तेमाल हुआ AP का, यानी तुम्हें 56 नंबर टर्म एक एक करके उंगली में नहीं गिनोगे, अगर फार्मूला याद जल्दी हो जाएगा। 30वां और आखिरी सवाल कह रहा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट। ध्यान दे, साउंड, थोड़ी और बात सीख लें, आखिरी सवाल है। अपने आप में मैकेनिकल वेव, साउंड के ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और साउंड तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। जिसका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी सबसे बेहतरीन होगा, उसमें स्पीड भी उतनी ही अच्छी होगी। तो सबसे अच्छा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड का होता है, तो साउंड सबसे तेज सॉलिड में चलेगा। स्टील, एल्युमिनियम, एयर, वाटर में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सॉलिड में। पहली बात तो ये कंफर्म हो गया कि एयर बेकार, एयर गैस में चली गई, वाटर लिक्विड में। अब बचा स्टील और अमोनिया, अच्छा अमोनिया दिया है तो अमोनिया बेटा गैस में, अमोनिया गैस, एयर गैस, और डी पार्ट दिया है वाटर लिक्विड, बचा स्टील, स्टील सॉलिड है, तो ए पार्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन स्टील, ए पार्ट। तो इस तरीके से ये रहे अगले 10 क्वेश्चन BCECE के सवाल संख्या 30 तक। अगले वीडियो में हम लोग, ये 2015 का पेपर है, और अगले वीडियो में फिर से 2016 के भी 10 क्वेश्चन कर लेंगे। तो बारी बारी से 15-16 के लगभग 100 सवालों का, 200 सवालों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपके लिए हमेशा ये वीडियो काम के रहेंगे और आपके इसी चैनल पर अवेलेबल रहेंगे, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी प्रीवियस वीडियो का सोल्यूशन लिंक दिया होगा। सपोर्ट करते रहिए, बढ़िया से देखते रहिए, अपने मतलब के लिए अगर स्वार्थी बन करके भी देखेंगे, हर सवाल बहुत कुछ सिखाने वाला है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।